आज का जो क्लास है वो अर्थशास्त्र का है और स्टार्टिंग का क्लास है, सबसे पहला क्लास है आज। तो सबसे पहले देखिए, अर्थशास्त्र पढ़ने में सबको मजा नहीं आता है, लेकिन आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट, ठीक है। अर्थशास्त्र बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है और बिना अर्थशास्त्र जाने आप अच्छा जीवन जिंदगी नहीं जी सकते। आप कितना भी कमा लें, अगर आपको अर्थशास्त्र का नॉलेज नहीं है तो आप हर हमेशा परेशानी का अनुभव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में आवश्यकता अनंत है। आवश्यकताएं क्या है? अनंत है। और साधन क्या है? सीमित है। और जो इन सीमित साधनों में ही अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो वही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है, और इन सीमित साधनों में जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले वही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। यह क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसने अहस्तक्षेप की नीति दिया था। अहस्तक्षेप की नीति क्या है? कि वाणिज्य व्यापार में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना है। पहले आप लोग जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आके व्यापार करती थी आपके देश में। तो वो लंदन की, जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, महारानी इंग्लैंड की, उसके द्वारा करवाया जाता था। उसमें सरकार हस्तक्षेप करती थी, उसमें शेयर देती थी और अपने तरीका से वाणिज्य करवाती थी, व्यापार करवाती थी। यानी राजाओं के संरक्षण में या वहां की सरकार के संरक्षण में वो व्यापार किया जाता था। आप सिंपल सा सोच सकते हैं, अगर कोई बिजनेसमैन है खुले मन से व्यापार करे तब उसकी तरक्की ज्यादा होगी कि वो जब दो पार्टनर मिलकर करेगा तब करेगा। जब वो स्वतंत्र रूप से करेगा, खुले मन से अपने हिसाब से करेगा तब। अगर उसका दूसरा पार्टनर आएगा, अगर वो चाह रहा है कि मान के चले उसके पास जो पूंजी है वो दूसरा प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है, अब उसका पार्टनर कहेगा नहीं, अब ये तीसरा प्रोडक्ट बेचना है। तो कोई भी व्यापार एक आदमी के सोच से या उसके नीति से ही अच्छा आगे बढ़ सकता है। अगर उसमें हस्तक्षेप ज्यादा लोगों की होगी उसके व्यापार में तो वह आगे सफल नहीं हो पाता है उतना, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने सरकारी जो इसमें हस्तक्षेप किया जाता था उसको कहा कि आप, सरकार को मना किया कि आप हस्तक्षेप नहीं कीजिए, व्यापारियों को खुला छोड़ दीजिए, वो अपने हिसाब से व्यापार करेंगे और उससे उनकी तरक्की होगी और देश तरक्की करेगा, ठीक है। और यही नीति के कारण एडम स्मिथ को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र लिखने का काम, एक ग्रंथ है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित, वह ग्रंथ चाणक्य के द्वारा लिखा गया। विष्णुगुप्त कौटिल्य भी उनको कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है और खास करके मौर्य काल के बारे में उसमें वहां की प्रशासनिक, वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक, खेती बाड़ी, शूद्र जो भी स्थिति है, महिला पुरुष सबका उसमें जिक्र किया गया है। सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। तो वो अर्थशास्त्र एक अलग है, वो एक किताब है, ग्रंथ है, और वह चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, उसके द्वारा लिखा गया। तो कभी भी गलती से कौटिल्य नहीं मार के आ जाइएगा अर्थशास्त्र के पिता में। लेकिन अगर पूछे अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तब आपको बोलना है कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, जो भी ऑप्शन में रहे, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ये दो शब्द से मिलकर बना है। अर्थव्यवस्था कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका क्या अर्थ होता है? अर्थ मतलब क्या हो गया? मुद्रा। मुद्रा समझ ही रहे हैं, बिना मुद्रा के तो कोई भी काम मुश्किल है, ठीक है। तो मुद्रा आप जान ही रहे, आपका रुपया, धन जो है वही मुद्रा कहलाता है। तो यहां पे अर्थ का मतलब हुआ मुद्रा और व्यवस्था का मतलब सही तरीके से चलन। मुद्रा का सही तरीके से चलन ही क्या कहलाता है? आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। मुद्रा का सही तरीके से चलन। अगर जरूरत से ज्यादा आपको मुद्रा दे दिया जाएगा ना तो महंगाई बढ़ जाएगी। अगर अभी हम सबको 1-1 करोड़ रुपया दे दें, जितने भी छात्र हैं हमारे क्लास में सबको 1-1 करोड़ दे दें, तो क्या लगता है आपको मार्केट में जो सामान सब महंगा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सबके पास 1-1 करोड़ है। मान के चले जो जमीन 50 लाख में बिक रहा था, अब 1-1 करोड़ सबके पास है, तो सब कहेगा ना कि हमको तो उसी में रेट बढ़ जाएगा। तो जमीन वाला कहेगा नहीं, अब जो 2 करोड़ देगा उसको देगा, क्योंकि 1 करोड़ तो सबके पास है ना, वो तो सब लेगा। तो कहेगा 2 करोड़ जहां से इकट्ठा करो करके दोगे तब देगा। तो मुद्रा का ज्यादा मार्केट में रहना भी नहीं चाहिए, महंगाई बढ़ जाएगी
और परेशानियां आ जाएगी। आप ले जाइएगा बंडल का बंडल अफ्रीका देश में, जब ले जाइएगा 2-4 किलो रुपया तौल के कागज का, तब जाकर के 1-8 लीटर दूध आता है। उतना डिवैल्यूएशन हो गया। क्योंकि ज्यादा मुद्रा जारी कर देने से उससे ये नहीं है कि लोग अमीर हो जाएंगे, ठीक है, उससे और गरीबी और परेशानी बढ़ती है। इसीलिए मुद्रा का सही तरीके से चलन आवश्यक होता है, ठीक है। यहां पर देखिए मुद्रा का सही तरीके से चलन करना ही क्या कहलाता है, आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अर्थव्यवस्था क्या है, मुद्रा का सही तरीके से चलन क्या कहलाता है, आपका अर्थव्यवस्था। पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो लोग बाहर से जुड़े हैं वो अपना ऐप डाउनलोड करके बाय कर ले कोर्स को, वहां से आपको मिल जाएगा। कोई मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 2 प्रकार से कर सकता है। एक तो पहला कार्य आर्थिक क्रिया और दूसरा क्या होगा, गैर आर्थिक क्रिया। कोई भी व्यक्ति 2 ही प्रकार काम करता है, एक आर्थिक इकोनॉमिक्स के हिसाब से, एक गैर आर्थिक। अभी जैसे हम लोग आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, आर्थिक की गैर आर्थिक? अरे हम आर्थिक कर रहे हैं, हम तुमसे पैसा लेंगे, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आर्थिक एक्टिविटी कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो, तुमको पैसा कोई देगा पढ़ने का? गैर आर्थिक कर रहे हो। तुम निवेश कर रहे हो कि सरकारी नौकरी हो जाए, लाइफ सेटल हो जाए, नहीं तो यह सोच के तुम पढ़ रहे हो, तुम गैर आर्थिक क्रिया में लिप्त हो। और हम अभी वर्तमान में आर्थिक क्रिया में लिप्त हैं। जब हम भी पढ़ रहे थे तो उस समय हम भी जो है गैर आर्थिक में थे। अभी हम पढ़ा रहे थे, हम आर्थिक हो गए, आप क्या हो गए, गैर आर्थिक। तो समझ ही गए दुनिया में 2 ही प्रकार के काम होते हैं, आर्थिक और दूसरा गैर आर्थिक। तीसरा कोई काम इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। गैर आर्थिक भोज भात होता होगा, देखते होंगे गांव का आदमी। अब तो सब आर्थिक वाला आ गया। पहले था कि गांव में भोज हुआ तो गांव के जो भी आसपास के जो भी लोग थे, बाराती आया सराती आया, सबको खिला पिला करके अपनों खा पी करके। अब क्या होता है कि अलग से व्यवस्था रहता है खिलाने वाले का, नहीं वो अपना काला कोटर पहन के आएगा बढ़िया से खिला पिला करके। तो वही चीज गैर आर्थिक वाला कार्य किसमें हो गया, आर्थिक में बदल गया, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते, कितने प्रकार के होते हैं? तो मेन रूप से अर्थ जो व्यवस्था है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा है, समाजवादी। कौन सा है, समाजवादी, सोशलिज्म। दूसरा है आपका पूंजीवादी, कैपिटलिज्म, ठीक है। और तीसरा क्या है, मिश्रित, जहां समाजवादी और पूंजीवादी दोनों हो उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी मतलब जिसमें सरकार का स्वामित्व हो पूरे हर एक संस्था पे, विद्यालय, स्कूल, कंपनी, सब पे, ठीक है। तो सबका गुण है, अवगुण दोनों है। सरकारी संस्थान का गुण क्या है कि अगर वैकेंसी आई तो सबको मौका मिला नौकरी करने का। अब प्राइवेट में किसी का कंपनी है, वो निकालेगा तो पहले अपना भाई भतीजा को भरेगा, भाई भतीजा बाद उसमें होगा। इसमें सबको मौका मिलेगा। कैटो है जो जियो का एग्जाम दिया है, लेकिन जब बीएसएनएल कंपनी थी, दूरसंचार निगम लिमिटेड, तो हर एक साल कम से कम तो 5-6 हजार बहाली तो आता था। तो रोजगार तो क्रिएट हो रहा था ना, गरीब आदमी को मौका मिल रहा था। तो समाजवादी में यह फायदा है कि सबको समान अवसर मिलता है और उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है समाजवादी का। सरकारी विद्यालय का उद्देश्य सरकार को कभी नहीं है कि हम सरकारी विद्यालय से पैसा कमाएं। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल है उसका क्या उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे ड्रेस पर, टाई पे, किताब पे, मतलब डेली बैठ के ड्यूजे बनाएगा 2 स्टाफ। आप स्कूल में देखिएगा, प्राइवेट स्कूल में 2 स्टाफ भर दिन बैठ के ड्यूजे सबका बनाएगा, डेली ये वो पर्ची थमाएगा प्राइवेट स्कूल में। सरकारी विद्यालय में आपको क्या होता है, योग टीचर भी है। सरकारी विद्यालय इतना योग प्राइवेट में कभी हो ही नहीं सकता। अब ये कहोगे पढ़ाते नहीं है, अलग बात है वो, ठीक है। लेकिन परीक्षा पास करके ग्रेजुएट हो करके टीटी, सीटीटी, बीएड, देख रहे हो कितना डिग्री, उतना तो आईएएस बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए। उससे भी सबसे बड़ी बात है परीक्षा पास करके कम से कम 5-6 साल बैठ के, अभी पटना में 2 महीना से धरना दे रहे हैं, नौकरी नहीं हुआ है। और 2016 ही में पास है, 2017 में, आज 2022 चल रहा है। जबकि वो वैसे स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट है, उसके बाद खर्च करके बीएड किया है, उसके बाद वो सीटीटी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं,
उसके बाद बैठ करके सरकार क्या कब बहाली होगा, क्या होगा, वहां मार भी खा रहे हैं। नहीं, तो भारत जैसे देश में यह स्थिति है। तो यहां पे तो योग तो है ही, कितना मेहनत के बाद सरकारी बने। अब बनने के बाद, नौकरी हो जाने के बाद अब बच्चे को नहीं पढ़ाएं वो अलग बात है। तो सरकारी संस्था में योग शिक्षक जरूर रहते हैं विथ रिस्पेक्ट प्राइवेट संस्थाओं से, ठीक है। तो कुछ फायदा है समाजवादी इकोनॉमिक्स से, और कुछ नुकसान क्या है कि जिसको एक बार हो गया वो सोचता है कि ये तो मेरा बपौती हो गया, अब हम स्कूल में पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं सैलरी तो मिलेगा। प्राइवेट में क्या है कि हेडमास्टर वॉच भी करेगा, जो प्रिंसिपल होगा वॉच भी करेगा, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है तो उसको निकाल देगा, ठीक है। तो सोशलिज्म समाजवादी अर्थव्यवस्था पे चर्चा कर रहे थे, तो इसमें खास करके सरकारी तंत्र का महत्व होता है और सभी काम सरकारों के माध्यम से करवाए जाते हैं। खास करके यह व्यवस्था साम्यवादी देशों में देखने को मिलता है, जैसे आपका चीन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया। तो यहाँ पे आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था दिखेगी और सारा कंट्रोलिंग सरकार के पास होगा। तो इसका एडवांटेज क्या है, भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। और डिसएडवांटेज क्या है, अवगुण क्या है इसका कि प्रॉपर लीडरशिप नहीं होता है। आप जानते हैं कि सरकारी संस्थान में प्रॉपर लीडरशिप नहीं होता है। अगर आप सरकारी बैंक में जाए उसके फैसिलिटी को देखें और प्राइवेट बैंक में जाए उसके फैसिलिटी को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे फैसिलिटी अच्छा है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि प्राइवेट वाले जो है ज्यादा उसमें केयरफुल्ली काम करते हैं, और आपका अकाउंट भी जाइएगा तो पहला दिन खुल जाएगा, और एसबीआई में जाइए तो कम से कम 2-3 दिन तो दौड़ाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि वहां पे प्रॉपर लीडरशिप सरकारी तंत्र में नहीं होता है, चाहे जो भी रीजन हो। अब दूसरा आ जाइए पूंजीवादी व्यवस्था का। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। अगर जियो कंपनी आपके बीच में सस्ता किया था रेट, उसके पीछे भी था कि भविष्य में आपसे वो ज्यादा से ज्यादा फिर वसूली करेगा। अगर 2-3 महीना फ्री शुरुआत में कर दिया था, तो हमने क्या किया, अन्य सिम को फेंक के जियो ले लिया। और अब क्या की कंपनी, अंग्रेजों वाली नीति के तहत अब रेट दिनों दिन बढ़ाते गई, और अभी जो उस समय 200 में मिलता था, 150 में जो फैसिलिटी मिलता था, आज के डेट में 800 से 900 रुपया लग रहा है, नहीं, और मात्र यह 3 से 4-5 सालों में दिख गया। आपको कैपिटलिज्म पूंजीवादी व्यवस्था में अगर कुछ फैसिलिटी दिया जाता है तो उसके पीछे भी उसका बिजनेस प्लान होता है, ठीक है। तो इस व्यवस्था का मेन उद्देश्य केवल और केवल क्या है, पैसा कमाना है। समाज को यहाँ कोई महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है, समाज को उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा, जैसे यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन। तो आप अगर अमेरिका जाते हैं तो वहां का रेलवे भी होगा प्राइवेट, वहां का प्लेन जो एरोप्लेन है वो भी होगा प्राइवेट। लेकिन आपके देश में क्या है, रेलवे भी सरकारी है ना, प्लेन अब जाके प्राइवेट कुछ है, कुछ सरकारी खत्म किया गया है। तो धीरे धीरे हमारा देश भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। अभी फिलहाल मिश्रित है, दोनों चलता है, सरकारी बस भी है, साथ साथ प्राइवेट बस भी है। लेकिन जब सरकारी बस पे बैठेंगे तो उतना फैसिलिटी नहीं है, तो लोग या टाइमली नहीं है या कम संख्या में है तो लोग उस पर नहीं जाते हैं, तो उस जगह पे वो लोग प्राइवेट बस को ही प्रीफर करते हैं। लेकिन है तो दोनों, सरकारी विद्यालय भी है, प्राइवेट विद्यालय भी है, जियो कंपनी भी है, और पहले बीएसएनएल था, अभी भी है, लेकिन लोग उसको यूज नहीं करते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि वो फैसिलिटी या कह सकते प्रॉपर लीडरशिप वहां पे नहीं हो रहा है। तो ये आपका है। तो भारत जैसा देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर का योगदान है, ठीक है। तो ये आपका 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था हो गए, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब इसको जो क्षेत्र में फील्ड में बांटा गया है इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को, वो है 3 सेक्टर। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में मेन रूप से जो प्राथमिक स्तर पे, जैसे पशुपालन, खेती, किसानी, एग्रीकल्चर से जो इनकम जनरेट होता है, मधु पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन, उससे जो इनकम होगा, यानी वन से, जंगल से, लकड़ी से, खेती से,
जो प्राइमरी स्तर पे जो काम करने से, पशुपालन करके इन सब से जो इनकम जनरेट होता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो जो जो प्राइमरी सेक्टर का योगदान घटेगा वो देश उतना विकसित होते जाता है, और सबसे ज्यादा जिस देश में सर्विस सेक्टर का योगदान होगा वो सबसे ज्यादा विकसित होता है। ठीक है, तो प्राथमिक सेक्टर आप समझ गए। द्वितीयक क्षेत्र में जो उद्योग धंधा है, जो आप प्रोडक्ट तैयार करके बेचते हैं, चाहे वह हो सकता है सीमेंट उद्योग हो, पहाड़ को पत्थर को पीस के ही सीमेंट बनाए, चूना पत्थर वगैरह मिला के, या फिर आप पार्ले जी बिस्किट को ले लीजिए। आप आटा जो है कृषि से गेहूं प्राप्त किए प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन जब आप उसका ब्रेड और बिस्किट बना के मार्केट में ला दिए तो फिर वह इंडस्ट्री किस में आ गया? द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। ठीक है, तो जो भी आप विनिर्माण करके बेच रहे हैं वह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अब तीसरा क्षेत्र है सर्विस देना। आप एजुकेशनल कोई भी कॉलेज में जाते हैं तो वो आपको सर्विस देता है, आपको कोई प्रोडक्ट, आप हमारे यहाँ आते हैं, हम कोई प्रोडक्ट आपको देते हैं? नहीं देते, आपको सर्विस देते हैं। मेडिकल में जाइए, चिकित्सा डॉक्टर के यहाँ जाइए, आपको क्या करता है? सर्विस देता है। बैंक में जाइए, आपको क्या देता है? सर्विस देता है। तो सबसे ज्यादा योगदान अभी वर्तमान में आपके देश में सर्विस सेक्टर का ही है, और जो देश सर्विस सेक्टर पे ज्यादा योगदान देता है अपनी इकोनॉमी में, वह देश उतना ही विकसित होता है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में आपके देश में सर्विस सेक्टर का ज्यादा योगदान है। कृषि और ये लगभग दोनों लगभग 19-20 के आंकड़े में चलता है। प्राइमरी सेक्टर 19 और ये 21 और ये 60%, लगभग यही रेंज में रहता है। आपके इकोनॉमी जो है देश का इन्हीं तीनों सेक्टर से जो आता है, तो सबसे ज्यादा 60% लगभग सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस में भी हम लोग खास करके बीपीओ, कॉल सेंटर, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी है, सॉफ्टवेयर निर्माण कंपनी, ये सब सर्विस देके, एलआईसी, बैंकिंग, तो ये लोग कमा करके देश को दे रहे हैं। सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर से ही इनकम आपके देश को हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि आजादी के वक्त सबसे ज्यादा किसका योगदान था, तो प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ गए? एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक सेक्टर का है, तो वो सब आप समझ गए। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखा हुआ भी है, नोट्स देंगे उसमें आपको अच्छे से लिखा हुआ है, आप बैठ के घर पे लिख लीजिए। ग्रुप में अभी हम नोट्स डाल देंगे। उसके बाद है क्लोज्ड इकोनॉमी। एक दूसरे प्रकार से अगर बांटेंगे तो एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होता है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। 1991 से पहले आपके देश में भी क्लोज्ड इकोनॉमी था, यानी आयात निर्यात नहीं होना, दूसरे देश से ना ही प्रोडक्ट को खरीदना है ना ही बेचना है दूसरे देश को, वह क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाता है। अभी वर्तमान में कोई ऐसा देश नहीं जो कंप्लीट रूप से 100% क्लोज्ड हो। थोड़ा बहुत हर एक जगह आयात निर्यात होता है, लेकिन ब्राजील और नॉर्वे कुछ हद तक क्लोज्ड इकोनॉमी है। ठीक है, ब्राजील और नॉर्वे आयात निर्यात नहीं करते, कम करते। ग्लोबलाइजेशन क्या है? वैश्वीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण होना ही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। और यह व्यवस्था भारत में 1991 ईस्वी में आई, और किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। उन्होंने ही एलपीजी योजना लाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और उसके तहत देखा गया कि आपका जीडीपी जो है, आगे पढ़ाएंगे जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी बढ़ा। यानी जब हमने वैश्वीकरण को अपनाया, अगर मान के चलिए हमारे पास पूंजी नहीं है, तो अगर हमको कोई पूंजी दे दिया तो हम बिजनेस तो कर ही सकते हैं। अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो किसी का जमीन हम भाड़े पर लेके तो काम तो कर ही सकते हैं ना। तो यही होता है कि अगर हमारे देश में पूंजी नहीं था तो विदेशी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ आपके देश में। बहुत सारे विदेशी लोग आपके देश में निवेश किए, चाहे कुरकुरे कंपनी हो, चाहे चिप्स कंपनी हो, चाहे पेप्सी हो, कोका कोला हो, तो वो सब आया और आपके देश में अपनी जो फार्म को लगाया, उससे आपको भी फायदा हुआ, उसको भी फायदा हुआ। ठीक है, और जब प्रोडक्ट ही नहीं बनता तो कहां से फायदा हो? तो ये सब देखने को तब मिला जब ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हुआ, वैश्वीकरण आया।
तो याद रखिएगा वैश्वीकरण की स्थिति 1991 में बनी और आई किसके द्वारा? तो मनमोहन सिंह के सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 1991 से 2002 के बीच में जीडीपी का रेशियो था 5.5%। ठीक है, यानी पहले जो था आजादी से लेकर 1991 तक 4% था और आपका एलपीजी योजना के आते के साथ आपका 1.5% की वृद्धि हुई, जो कि मायने रखता है। ठीक है, और ये कितना हो गया? 5.5%। अब आते हैं एक नेक्स्ट बिंदु है, पॉइंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक HDI। ये क्या होता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक एक इंडेक्स है जो रैंक जारी करता है कि आपकी देश की स्थिति क्या है। कोई देश विकसित है या अविकसित है या विकासशील है, वो HDI रिपोर्ट से ही पता चलता है। इसको जारी कौन करता है? तो UNDP। कौन जारी करता है? UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ही यह रैंक जारी किया जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो न्यूयॉर्क में है। कहां है? न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक अच्छा सिटी है। इस इंडेक्स से पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। यह मेन रूप से किन बातों पे रैंक जारी करता है कि वहां का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, यानी जीवन प्रत्याशा क्या है, कितने वर्ष लोग जी रहे हैं, उससे पता चल जाता है कि वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी। अभी जापान में जाओगे, एवरेज लोगों की आयु 80 वर्ष है और आपके देश में 60 वर्ष है। अब बताइए 20 साल तो आप कम जी रहे हैं ना जापान से। जब जापान में लोग 40 के होते हैं तब उसको लगता है अब युवा हुए हैं, और हमारे यहाँ 45 के बाद लोग अपने आप को बूढ़ा कहने लगते हैं। नहीं, तो ये सोच क्यों है? तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा की स्थिति कितना बेहतर, ये लोग एडुकेटेड है नहीं है, उसके आधार पर रैंक जारी होता है। फिर इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितना है उसके हिसाब से भी, मतलब ये तीनों इंडेक्स, ये जो आपका HDI इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक, उसमें आपको इन तीनों जो पॉइंट्स है, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, इसके आधार पर ही उसको रैंक दिया जाता है और भारत इसमें बहुत पीछा रहता है HDI रिपोर्ट के। तो करंट में अगर आप देखेंगे तो रैंक आप देख सकते हैं 120 के आसपास ही रहता है जनरली। ठीक है, तो यानी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। आप रैंक देख लीजिएगा नेट पे सर्च मार के, HDI रैंक में 132। अभी आपके देश का रैंक 132 है आउट ऑफ 191 देश में। ठीक है, यानी हमारे देश का रैंक कितना है? 132 आउट ऑफ 191। 191 देश में आपका रैंक 132वां पोजीशन पे है HDI इंडेक्स में। नहीं, आपसे आगे 131 देश है। खाली हल्ला करने से नहीं होगा रैंक। फर्स्ट HDI इंडेक्स में जो भी आपके यूरोपियन कंट्री हैं, खास करके आप और कनाडा के आसपास, स्पेन के आसपास, स्विट्जरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, यही सब आगे रहता है HDI इंडेक्स में। आयरलैंड का जो है फर्स्ट रैंक है। ठीक है, अब देखिए अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? जो भी अल्प विकसित देश है वहां गरीबी किस कारण से होता है? तो सबसे प्रमुख कारण है कि वहां के लोगों में आय में असमानता। आपके देश में देखिए, कोई आदमी अभी 3000 का महीना कमा रहा है और वही देश में कोई 3 लाख का महीना कमा रहा है। नहीं, कोई 3 लाख कमा रहा है आपके देश में और वहीं कोई कुछ लोग 3000 कमा रहे। कितनी असमानता है? 2,97,000 असमानता ही है। नहीं, तो आपके देश में जो अविकसित देश में यही दिखाई देगा कि कोई आदमी बहुत कमा रहा है और कोई कम। लेकिन अमेरिका में अगर जाइएगा ना तो गरीब अमीर के बीच इतने का खाई नहीं होगा। वहां होगा खाई, अगर कोई 2 लाख कमा रहा है तो गरीब आदमी 1.5 लाख कमाएगा, बस इतना का ही अंतर होगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, कोई 3000 कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, तो एक भारी अंतर देखने को मिलता है। तो जिस देश में अमीरों की संख्या अगर बढ़ेगी, उस देश में गरीबों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि जो अमीर होते हैं ना वो गरीबों को गरीब बना के ही होते हैं।
अगर अभी कोरोना काल में आपका देश में 10 व्यक्तियों की इनकम में बढ़ी है तो नंबर ऑफ जो पीपल्स है, ज्यादा लोगों की संख्या में उनके आर्थिक स्थिति में गिरावट देखने को मिली है। चूंकि यही पैसा तो वही है देश का। अगर मान के चलिए 100 रुपया है, अगर वह पैसा 2 आदमी के पास ही 80 रुपया आ गया तो इधर 98 आदमी के पास जो है 20 रुपया में ही बांटा जाएगा ना, इधर तो गरीबी बढ़ेगी। तो कहने का अर्थ है यहां पर कि असमानता ज्यादा होने से ही वह देश गरीब होता है। ठीक है, तो असमानता दूर कैसे होगा? तो जो भी फैसिलिटी है, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सब का सुधार करके। भारत में निर्धनता का आकलन प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर होता है। जो व्यक्ति भारत में 2400 कैलोरी भोजन कर लेते हैं वो गरीब नहीं माने जाते हैं। किलो कैलोरी यानी भोजन में जिनको डेली भात दाल चोखा के अलावे सलाद, नहीं दही, सब कुछ मिल जाता है, तो वो जो कैलोरी पूरा लेते हैं तो वो गरीब नहीं माने जाते हैं। जिनको ये नहीं पूरता है, ठीक है, तो वो तो भारत में मेन रूप से उपभोग व्यय के आधार पे ही गरीबी का आकलन किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। यह टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का था कि इकोनॉमिक्स कहते किसको है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, सबके बारे में आज आपने जाना। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।